आगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में चल रहे हैं। यूनिट 5th है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल, यानी सेल विभव पर ताप की निर्भरता। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने सेल पोटेंशियल के साथ गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के रिलेशंस पढ़े थे और उसी में हम आगे चल रहे हैं कि हमने एंट्रोपी के साथ ताप गुणांक क्या होता है? ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का ताप के साथ संबंध और कंडीशन होती है स्थिर दाब पर। तो डेल्टा एस बराबर एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये कहलाता है ताप गुणांक। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एन एफ। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उनको हम यहाँ क्लियर कर दें कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एफ क्या है, फैराडे यानी विद्युत धारा। अब अगर हम जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम इसमें कांस्टेंट प्रेशर या स्थिर दाब की कंडीशंस को अगर हटा देते हैं तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? डी ई बराबर डेल्टा एस अपॉन एन एफ डी टी। अब कंडीशंस लेते हैं कि अगर ताप में परिवर्तन T1 से T2 है और उस वक्त ईएमएफ या सेल का विद्युत वाहक बल ET1 और ET2 है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन जो कि आपको 19 नंबर दिखाई दे रही है, उस समीकरण का हम डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ ET2 से ET1 और DE बराबर डेल्टा एस अपॉन एन एफ T2 से T1। एक्चुअल में DE में भी जो डिफरेंशियल है वो T1 से T2 ही होगा, क्योंकि T1 से बढ़कर टेम्परेचर T2 हो रहा है। तो ये देखो एक मिस्टेक है, एक मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ भी अपने को क्या लिखना होगा? ET1 से ET2। तो हम दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। एक ईएमएफ या विद्युत वाहक बल जो कि E है, और दूसरा ताप का। तो अब हम देखें तो T1 और T2 ताप पर हम क्या समझ रहे हैं कि ET1 और ET2 विद्युत वाहक बल हैं। तो उस स्थिति में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ रहा है? क्योंकि एंट्रोपी का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। एंट्रोपी क्या है? स्वतः परिवर्तन, अपने आप बढ़ती रहती है। इसलिए डेल्टा एस को हम स्थिर मानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी स्थिर हैं, फैराडे भी एक कांस्टेंट है। तो ये आ जाता है ET2 माइनस ET1 बराबर डेल्टा एस अपॉन एन एफ T2 माइनस T1। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं ET2 इज इक्वल्स टू ET1 प्लस डेल्टा एस अपॉन एन एफ T2 माइनस T1। तो ये हमें बता रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल का ताप के साथ संबंध इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, जो समीकरण नंबर 20 है, वो सेल विभव की निर्भरता या डिपेंडेंस को प्रदर्शित करती है। अगर हमें किसी एक ताप पर, सपोज करते हैं T1 पर, अगर सेल का विभव ज्ञात है तो उस स्थिति में हम दूसरे ताप पर सेल का विभव निकाल सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। नॉर्मली हम क्या लेते हैं? सामान्य तौर पर जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उसमें हम एक टेम्परेचर क्या लेते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हमें एक टेम्परेचर तो हमें पता है, दूसरा T टेम्परेचर है, और अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल विभव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ET बराबर E ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस डेल्टा एस अपॉन एन एफ टी माइनस 25 डिग्री। पर कंडीशन क्या होगी कि जो टी है वो 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है कि अगर हमने एक सेल लिया है प्लेटिनम हाइड्रोजन HCl, ये क्या बता रहा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हमने एक मरकरी इलेक्ट्रोड से जोड़ा है। Hg2Cl2 सॉलिड अवस्था में है, उसके साथ हमने मरकरी का रॉड लगाया है और 293 केल्विन पर एक टेम्परेचर ले लिया हमने। 293 केल्विन यानी हमारा हो गया 273 से 293 20 डिग्री पर मानक विद्युत वाहक बल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0.2699 वोल्ट। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक भी हमें दिया है, ताप गुणांक क्या है? DE अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो 3 इंटू -4। अब हमें निकालना है 303 केल्विन पर, यानी T हमारा क्या हो गया? 303 केल्विन पर हमें EMF कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऊपर है, मरकरी नीचे है, इसलिए मरकरी क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। और एनोड क्या बनेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्रिया हुई कि Hg2Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2Hg प्लस 2Cl माइनस। तो जो Hg2Cl2 है वो सॉलिड से लिक्विड अवस्था में आ गया और 2 क्लोराइड आयंस निकल गए। तो इस तरह से पूरी सेल में ये रिएक्शन हुई कि H2 प्लस Hg2Cl2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2Hg लिक्विड। सॉरी। अब हम देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 आयंस ने क्लोराइड के लिए। फेराडे कांस्टेंट है 96500। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है -3 इंटू 10⁻⁻⁴ V के इनवर्स। अब हम एंट्रोपी की वैल्यू रखते हैं। तो एंट्रोपी हमारी इक्वेशन से क्या है? डेल्टा S बराबर NF इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, और हमने NF इंटू -3 इंटू 10⁻⁻⁴ रख दी, या हमने NF की वैल्यू नहीं रखी है। अब हमें क्या निकालना है? EMF। तो हम E ऑफ 303 केल्विन इज इक्वल्स टू E ऑफ 293 केल्विन प्लस डेल्टा S अपॉन NF T2 माइनस T1। अब हम यहाँ सिंपल डेल्टा S की वैल्यू रख देते हैं, जो आ जाती है NF इंटू -3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय NF और T2 माइनस T1। T2 क्या है? 303 माइनस 293। NF की वैल्यू ना रखने का कारण आप लोग समझ गए होंगे कि NF कैंसिल हो गया। 303 माइनस 293 इज सिंपल 10 हो गया, यानी हमारा 10⁻⁻⁴ की जगह क्या हो गया? 10⁻⁻3, यानी 0.003 आ गया। और साथ में E दिया हुआ है हमें, तो 0.2699 माइनस ये किया तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ आ गई 0.2669। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है EMF की, कि अगर एक टेम्परेचर पे दिया है तो दूसरे टेम्परेचर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो हमें क्लियर कट बता रहा है कि हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो ताप पर निर्भर करता है। अब हम आ रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम हाफ सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है,
मानक विद्युत विभव। अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं एकल इलेक्ट्रोड विभव। जब हम पूरे सेल की बात करते हैं तो पूरे सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दूसरे पे हमेशा रिडक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसके द्वारा ले लिए जाते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रोड को हम उसके आयंस के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी टेंडेंसी होती है, जैसे जिंक को हमने जिंक आयंस के संपर्क में रखा है तो उस इलेक्ट्रोड की एक टेंडेंसी होती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब छोड़ने या ग्रहण करने की एक प्रवृत्ति होती है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इसका मतलब वहाँ ऑक्सीकरण हुआ, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यदि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, यानी ये वाइस वर्सा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव हो और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नेगेटिव हो सकता है, उस कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी दोनों में से एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। संपूर्ण सेल, यानी जब हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल को तो हम ईएमएफ निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देख लिया, परंतु जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना संभव नहीं है। इसलिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड के साथ एक दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो। तो इसके लिए हम कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं जो स्टैंडर्ड होता है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और शॉर्ट में हम लिखते हैं उसे SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे कभी कभी हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एक प्लेटिनम का वायर है जिसको हमने HCl में डिप किया हुआ है और उसके साथ वो H आयंस के संपर्क में है और हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर निकलती है। ठीक है, तो प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर और H आयंस एक्टिविटी 1। H आयंस कहाँ से आएंगे, HCl के सॉल्यूशन से। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी का मान 1 है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम अपनी इच्छा से 0 मानते हैं। यह आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के ऊपर यानी 0 रख के ऊपर वालों को नेगेटिव कर दिया, नीचे वालों को पॉजिटिव किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही नहीं है, जो भी है दैट इज इक्वल्स टू 0। जिस इलेक्ट्रोड का विभव पोटेंशियल हमें ज्ञात करना होता है उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल बना देते हैं और फिर उस सेल का हम ईएमएफ ज्ञात कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रोड लिया है, इलेक्ट्रोड है MMN+, जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। तो कैसा सेल बन गया, MN+, H+, एक्टिविटी 1, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर और प्लेटिनम। इस सेल का विद्युत वाहक बल हम पोटेंशियोमीटर लगा के ज्ञात कर लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 रख रखा है, तो सेल का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो क्या कहलाता है, सिर्फ मेटल का इलेक्ट्रोड विभव। अब हम उससे निकालते हैं, सेल में अभिक्रिया होगी, क्योंकि हमने हमारा जो इलेक्ट्रोड है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको बाईं ओर लिखा है। बाईं ओर का मतलब
वो एनोड है और एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, M gives Mn प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन द्वारा लिए जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो किस पे निकलती है, प्लेटिनम पर। तो M प्लस NH प्लस, ये हमारी सेल रिएक्शन है, गिव्स Mn प्लस N/2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ किसी भी सेल इलेक्ट्रोड को कंबाइन करके सेल बना सकते हैं और उसके द्वारा हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के लिए हम साइन कैसे लिखते हैं, जैसे हमने सेल के लिए साइन लिखे थे, ऐसे ही अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंगल एक इलेक्ट्रोड के लिए हम कैसे साइन करें। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं और यदि इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है तो हम इलेक्ट्रोड विभव को पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे और वहाँ पर रिडक्शन होगा तो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। और यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होता है तो फिर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने रिडक्शन ही बेस माना है। तो जब रिडक्शन होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, जब ऑक्सीडेशन होगा तो नेगेटिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या लिया है, जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और जिंक इलेक्ट्रोड जिंक 2 प्लस हाइड्रोजन प्लेटिनम। सिंपल सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे जिंक है तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक हमारा एनोड होगा और हाइड्रोजन हमारा कैथोड होगा। अब क्या रिएक्शन होगी कि जिंक से जिंक आयन बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स H आयन्स द्वारा लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होंगे। तो टोटल जो बना है सेल में वो क्या हुआ, जिंक प्लस 2H प्लस गिव्स जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जिस इलेक्ट्रोड का यानी जिंक इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ऋणात्मक होगा। दूसरा सेल लें, फॉर एग्जांपल अब हमने कॉपर लिया है, तो कॉपर जो है वो कैसा है, और ज़्यादा नेगेटिव है। तो उस स्थिति में कॉपर अब कैथोड की तरह कार्य करेगा और अब हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, यानी अब हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो हाइड्रोजन H आयंस देगा और वही इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयन लेकर रिड्यूस होगा कॉपर में, तो रिएक्शन अलग हुई। और अब चूँकि कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है तो हमारा पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा। तो बात समझ में आ गई। एक हमने हाइड्रोजन के नीचे वाला लिया है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हमने हाइड्रोजन के ऊपर वाला लिया है जिसमें रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोड विभव अपनी अपचयन अभिक्रियाओं के लिए लिखा जाता है, इसलिए हम इनको रिडक्शन पोटेंशियल्स भी कहते हैं। और हम हमेशा कैसे लिखते हैं, आयन पहले लिखते हैं और मेटल बाद में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आप देखना, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिडक्शन को बेस मानते हैं, तो इसलिए हमेशा पहले ई मेटल आयन मेटल ऐसे लिखेंगे ताकि मेटल आयन का रिडक्शन ये माना जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E ऑफ Mn प्लस M, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा और रिडक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं। ये कुछ एलिमेंट्री आइडिया था सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का।